नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बता दें कि गुरुवार को यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बता दें कि मुख्तार साल 2005 से यानी पिछले 19 साल से जेल में बंद था। मगर क्या आपको पता है कि इस बाहुबली की हत्या की प्लानिंग भी की गई थी। वहीं मुख्तार की शनिवार को सुपुत्र खाक किया जाएगा। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार के शव को लेकर पुलिस प्रशासन गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। तो इन मामलों में हुई थी सजा। आपको बता दें कि 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह से मुख्तार के ठिकानों से एलएमजी बरामद की गई थी। पोटा के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को जेल हुई। 2012 में मकोका के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही 2023 में कृष्णानंदा राय की हत्या के आरोप में यह सजा सुनाई गई थी। साथ ही 13 मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस केस में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। माफिया के नेता बनने का सफर। अब आपको बताते हैं कि अब माफिया से नेता बनने का सफर। लगातार 5 बार विधायक बने मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साथ ही दूसरी बार पाला बदलकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साथ ही आपको बता दें कि तीसरी बार मुख्तार फिर बीएसपी में आए और चुनाव जीता, लेकिन बाद में मायावती ने उनसे पार्टी से निकाल दिया। तो हम आपको बता रहे हैं कि माफिया से नेता बनने का सफर। एक्ट दल नाम से एक पार्टी बनाई थी उन्होंने। साथ ही चौथी बार फिर उसी पार्टी से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। साथ ही आपको बता दें कि 5वीं बार शिवपाल यादव के कहने पर अपनी पार्टी से लड़े चुनाव, लेकिन अखिलेश ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद वो फिर से बीएसपी में चले गए और चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से पहले उमर ने डीएम को एक पत्र लिखा। आपको बता दें कि उसमें उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की उसमें मांग की गई। साथ ही उमर ने कहा कि हमें बांदा के मेडिकल सिस्टम पर कतई भी भरोसा नहीं है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पर जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। तो वहीं मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं
उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना। देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? कहते भाई बीमारी से मौत हुई है, इस धरती पर जितने आए हैं सबको जाना है, लेकिन उसमें कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी है। अभी बीमारी से मौत हुई तो इस बात को बहुत बड़ा बनाकर परोसने का इसके पीछे ध्येय क्या है? जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं वो जरा सोचे, उनके बारे में प्रांत और देश की जनता सोचे कि इनका ध्येय क्या है। एक हमारे बिहार में एक संत का मतलब मंदिर के पुजारी को आंख निकाल दिया जाता है, मतलब इस तरह से भ्रष्ट उसको मौत का सजा दिया गया, उसका हत्या किया जाता है, उसके बारे में आवाज उठाना उपयुक्त नहीं समझते हैं। लेकिन जिस पर इतने सारे केस दर्ज थे, आज उनका हार्ट अटैक हुआ है तो इतना उनको पीड़ा है। देखिए, जो खबरें आई हैं हम लोगों के पास उससे तो यही लगता है कि नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन चूंकि एक सिटीज़न है और उनके बेटे का डिमांड है, उनके भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है। तो जस्टिस का ये तकाजा है कि इस पे ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उनके रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं या इंडिया के 130 करोड़ लोगों को ये सेटिस्फाइड किया जाना चाहिए, संतुष्ट किया जाना चाहिए कि वो मौत नेचुरल डेथ थी और कोई कंस्पिरेसी के थ्रू उसको नहीं मारा गया। प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है, पता नहीं क्या कहें। चाहे कुछ भी हो, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और जिस प्रकार से जेल में रहते हुए पिछले 18-19 सालों से जेल में थे, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था कि उनको एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी 2 दिन बाद हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो जाहिर सी बात है कि जनमानस में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको ठीक से उपचार मिल पाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है और सरकारों के ऊपर सवाल उठता है कि क्या जो बंदी हैं उनकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कभी भी वो गुहार लगाएंगे तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है कि इस पे कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच का विषय तो है, जांच होनी भी चाहिए। पोस्टमार्टम की कल जब बात आई तो प्रशासन ने शायद जहां तक ये कहा था देर रात पोस्टमार्टम भी हुआ और परिवार के सामने हुआ, और ये सारी चीजें होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्तार साहब की तरफ से भी शिकायत हुई थी और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी साहब ने भी इस बात की शिकायत की थी। जब वो मेडिकल कॉलेज मिलने गए थे मुख्तार अंसारी जी से, उन्होंने कहा था कि कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि स्लो पॉइजन देने जैसी बातें या प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, और उसके जांच होगी तो सारी बातें सामने जरूर आएंगी। तो वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिन्होंने संरक्षण दिया अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वो कुछ भी बयान देते रहे। मैं इतना ही कहूँगा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है, और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे। वो खौफ, वो गुंडागर्दी, वो अत्याचार, वो कौन देता था और कौन संरक्षण देते थे? बताए ना, सपा, बसपा और कांग्रेस। और मैं राय साहब से पूछता हूं कि उनके परिवार के साथ जो घटा, ऐसे अनेकों परिवारों के साथ हुआ। आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन सबके होंठ सिल गए हैं, मुंह में दही जम गया है। कम से कम ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, उनकी पूरी घटना पे
जांच बैठ गई है, उनके बॉडी का आज पोस्टमार्टम हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। मुझे लगता है कि या तो अभी तक आ गया हो या थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये एक दुर्घटना हुई है, उसकी पूरी जांच होगी। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी उनके परिवार द्वारा, और ये बात केवल चर्चा तक नहीं थी, उनके परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इस बात को कहा कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और लगातार उनका परिवार इस प्रयास में था कि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन आप सोचिए और कल्पना करिए, सीधे आईसीयू से ले जाके जेल में वापस कर देना बिना किसी मरीज को स्वस्थ हुए, तो सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं सरकार किसकी कब कहाँ हत्या करा दे, किसको जहर दिला दे, अब इस बात को कहना मुश्किल है। मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के दरबार में सबको न्याय मिलता है। बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का मुख्य आरोपी था। ये सपना दूसरी हो चुकी है, और जैसे कि आप ही लोग ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी हम मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई रहस्यमय मौत की साल 2001 में गाजीपुर जिले के उसरी चट्टा में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुए हमले की घटना के संबंध होते हुए भी तमाम चर्चाएं हुई। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना में मुख्तार अंसारी ने बांदी के रूप में त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह पर अभियुक्त बनाया था और वे इसके प्रमुख गवाह थे। बता दें कि पिछले दिनों इस मुकदमे की लगातार ट्रायल चल रही थी, जिस प्रकार माफियाओं में भेदभाव और कुछ माफियाओं को प्रश्न और कुछ खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। साथ ही आपको बता दें कि उसमें इस प्रकार के तथ्य और तत्व होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राप्त जानकारी के अनुसार बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की रहस्यमय मृत्यु की वर्ष 2001 में गाजीपुर जिले के उसरी पट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुई घटना से संबंध की तमाम चर्चाएं हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी ने वादी के रूप में त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह को अभियुक्त बनाया था और जो इसके प्रमुख गवाह थे, जिसकी विगत दिनों लगातार ट्रायल चल रही थी। मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार माफियाओं में कुछ के साथ प्रश्रय दिए जाने और कुछ के खिलाफ काम किए जाने के तथ्य बार बार सामने आ रहे हैं। हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि अगर न्यायिक आरंभिकता के यदि किसी की भी मौत होती है तो ये एक गंभीर विषय है और इसके बारे में एक प्रक्रिया बनाई गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के बाद का है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जितने भी माफिया हैं उनको मैं मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। अब मुख्तार की मौत के बाद यूपी के दो सबसे बड़े डॉन और सबसे बड़े माफिया खत्म हो चुके हैं। ऐसे में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस माफिया को
मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आगे। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ठेकेदार मन्ना सिंह और उनके गनर समेत 3 लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि जिसके बाद अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के बेटे और परिवार वाले लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मन्ना सिंह के बेटे ने अपने पिता पर पहली बार फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहीं इस मौके पर परिवार वालों में खुशी के आंसू भी निकल गए। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच गई है। मुख्तार की मौत पर शाहजहांपुर में ईदगाह कमेटी महासचिव आजिम शाकियत कासिम रजा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना हिंदुस्तान के लिए नासूर साबित होगी। मुख्तार अंसारी के परिवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये परिवार एक शहीदों का परिवार कहा जाता है, लेकिन जो घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक है। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ शुरू करूंगा जो इस वाक़े पे पूरी फिट बैठती है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। ये जो कल की जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे जो साजिश रची गई थी उनको मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साहब ने कई दिन पहले ही जग जाहिर कर दिया था कि उन्हें स्लो पॉइजन के तौर पर जेल में दिया जा रहा है। लेकिन उस घटना को किसी ने भी नहीं सुना और हल्के उनको स्लो पॉइजन के ज़रिए उनको मौत के आगोश में जाना पड़ा। ये घटनाएं देश के लिए शर्मसार हैं। इस तरह की अगर लोकतंत्र में घटनाएं होती हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है तो ये हमारे देश की अखंडता और उसके लिए ख़तरा है। हम इस वाक़े से पूरी भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं कि इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान के लिए एक नासूर साबित होंगी। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सीतापुर में प्रशासन की टीम जेल पहुंची और आजम खान की बैरक समेत अन्य बैरिकेडों की पड़ताल की। आपको बता दें कि इस दौरान जिला जज समेत डीएम एसपी मौजूद रहे, जिन्होंने आजम की बैरक को खंगाला। बता दें कि मुख्तार की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक नए कैंपेन की शुरुआत की। आपको बता दें कि उन्होंने इस कैंपेन का नाम केजरीवाल को आशीर्वाद दिया है। सुनीता केजरीवाल की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की। साथ ही उन्होंने कहा कि देशभक्ति केजरीवाल के रोम रोम में है। सुनीता ने कहा कि आज से एक अभियान शुरू कर रहे हैं और हम आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर दुआएं, प्रार्थनाएं और संदेश लिखकर या ऑनलाइन या वीडियो के जरिए आप इन सबको भेज सकते हैं। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है।
अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है। कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग, वो सब लिख कर भेजिए। कुछ और भी अगर कहना है, कुछ भी मन में आए, इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख कर भेज दीजिए। हर परिवार का हर सदस्य लिख के भेजे। आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।